नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी में देर रात बाइक सवार 3 युवकों को भूसे से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शारदा नगर थाना क्षेत्र की घटना जो है बताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पुलिस से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये पूरा मामला बड़वारा थाना क्षेत्र के भनपुरा गांव का है, जहां पर प्रदीप कुमार नाम के युवक ने पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज न होने पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना डायल 100 को दी। जानकारी लगने के बाद डायल 100 मौके पर पहुंची और युवक को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरे मामले पर पीड़ित प्रदीप कुमार महोबिया ने कहा कि पिछले 11 सालों से उसकी पत्नी मायके में रह रही थी। कई बार वो उसे लाने का प्रयास भी कर चुका है, लेकिन पत्नी आने से इनकार कर रही है। पिछले शुक्रवार को जब वो अपनी पत्नी को लेने उसके घर पहुंचे तो उसके भाई गुड्डू और उसके अन्य सहयोगियों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर रविवार को वो बड़वारा थाना गए थे, लेकिन वहां पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद मजबूरन उन्हें आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। मैं बड़वारा थाना गया था, दो प्रति बनवाया था। मैं बोला कि जैसा भी है सर, मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं लोग। मैं उमरिया आता जाता रहता हूँ, तो हो सकता है कहीं इतना बड़ा उमरिया कहीं मिल जाए दुर्घटना मेरे साथ हो जाए, तो मैं प्रूफ अपने लिए डाले दे रहा हूँ। बड़वारा थाना में बोले कि उमरिया में जाके दो, वहाँ की घटना। तो कौन बोला था वहाँ? वहाँ सब बोल दिए थे सर। प्रभारी? हाँ अच्छा, क्या कैसी घटना हुई थी आपके साथ जो आप ऐसे कदम उठा लिए? सर, मैं शादी हुई हो गई मेरी 11 साल। हाँ, बीवी आ जा नहीं रही घर पे, तो नहीं आ रहे? नहीं आ रही है, जा रही है, कुछ नहीं है उनके घर में। मतलब मैं बाहर काम करता हूँ, आता जाता हूँ। इसके बाद 2 दिन सही रहेंगे, चौथे दिन से मैं तीसरे दिन। वहीं मनसे कार्यकर्ताओं ने शिवसेना कार्यकर्ता अनिल चौहान के कार्यालय पर हमला कर चौहान को पीटने का मामला जो है वो सामने आया है। इस मामले में अचोले पुलिस स्टेशन में मनसे के 14 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मनसे के जिला अध्यक्ष अविनाश यादव के खिलाफ चौहान ने दिए आपत्तिजनक बयान के कारण उन पर यह हमला किया, ऐसा मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है। वहीं पुणे सोलारपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुंबई से तेलंगाना जा रही निजी बस पलट गई। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं मुंबई के उपनगर के चारकोप में 2 पड़ोसियों में हुए विवाद में धक्का लगने से एक बुजुर्ग जमीन पर गिर गया। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक मृतक और आरोपी चारकोप में एक ही जगह रहते थे। ट्रक खड़े होने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और हाथापाई में आरोपी राजेश पाटिल ने बुजुर्ग को जोरदार धक्का मार दिया। उससे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी राजेश पाटिल को गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 21/4 रोजी चारकोप येथे किरकोळ गाडी पार्किंगच्या वादावरून 2 व्यक्तींमध्ये हातापाई आणि मारामारी झाली होती। त्यामध्ये एक व्यक्ती जमिनीवर पडला आणि बेशुद्ध झाला आणि नंतर त्याची मृत्यू पण झाली दुर्दैवी। त्यामध्ये राजेश पाटील नावाचा आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेला आहे। मृतक 68 वर्षाचा म्हातारा व्यक्ती होता आणि त्याच्यावर सदोष मनुष्यवध या कलमाखाली 304 खाली गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करून पोलीस पुढची सगळी तपास करत आहे। किरकोळ इमिडिएट कारणवरून ही वाद झाला होता
पण अनफॉर्च्युनेटली एका व्यक्तीची मृत्यू झाल्यामुळे ही सगळा कारवाई पोलिसांनी आता केलेली आहे. वहीं मुंबई के गोरेगांव पूर्व डिंडोसी पुलिस ने 25 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल डिंडोसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अक्षय शशिकांत जगताप है और आरोपी के ऊपर कुरारा पुलिस स्टेशन में ड्रग्स बेचने का मामला दर्ज है। डिंडोसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो हमारा संतोष नगर एरिया है उधर रात में जो तारीख 22 तारीख को हमारे टी स्टाफ वो राउंड कर रहे थे, गश्त कर रहा था। वन टाइम पे एक आदमी जो सस्पेक्ट दिख रहा था उसको उन्होंने इंक्वायरी ज़्यादा किया तो वो अपना सही जवाब नहीं दे रहा था। ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद तो उसके जेब में जो 25 ग्राम जो एमडी होते हैं उसको वेपोड्रिन बोलते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू है 5 लाख। वो मिल गया। मिलने के बाद हम लोगों ने उसको कस्टडी में लिया और आज रिमांड को लेके गए। आज कोर्ट ने जो 67 कोर्ट हमारा बोरो रिपोर्ट है उससे 25/11 तक पुलिस कस्टडी दे दी है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले भी क्या इस तरह की मामले दर्ज हैं? आरोपी का भी बैकग्राउंड ऐसा है, पूरा पुलिस में उनके पास वहीं अनैतिक संबंध के शक में हुए विवाद में हत्याकांड के आरोपितों को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मुंबई का है, जहां पर मारुति लक्ष्मण हांडे नाम के शख्स संध्या सिंह नाम की अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और शादी के बाद 1 साल बाद ही पत्नी के अवैध संबंध को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसलिए संध्या सिंह और उसके प्रेमी वेदांत शेट्टी ने अपने संघर्ष को सुलझाने के लिए मारुति हांडे को मारने की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 22 तारखेला साधारण 2 ते 4च्या दरम्यान मारुती हांडे नावाच्या व्यक्ती जो बालाजी दर्शन चाल कोळेवाडी कोळेगाव या ठिकाणचा राहणार आहे, त्याचं संध्या सिंग नावाच्या 30 वर्षाच्या महिलेशी मागच्या 2-3 वर्षापासून शारीरिक संबंध आणि ती तिच्याबरोबरच राहायचा। दरम्यानच्या काळात साधारण 1 वर्षापासून वेदांत शेट्टी नावाचा त्याच चाळीतील मुलगा त्याचे या संध्या सिंगशी संबंध आल्यानंतर मारुती हांडे हा वेदांत शेट्टीला वेळोवेळी समजून सांगून सुद्धा तो त्या महिलेची जो प्रेमाचे संबंध निर्माण झालेले आहे त्याच्यापासून काही परावृत्त होत नव्हतं, म्हणून दोघात वाद होत होते। आणि साधारण 22 तारखेला दुपारी संध्या सिंग आणि वेदांत शेट्टी या दोघांनी मिळून त्याच्या डोक्यावर जबर मारहाण करून सुरुवातीला तो जखमी। वहीं पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आए ट्रक ने पहले से तेल भरवा रही जीप को पीछे से टक्कर मार दी और आगे जाकर पेट्रोल मशीन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे पूरा मशीन उखड़ गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी है। वही 2 दिन पहले होटल चंद्रगुप्त उज्जैन में हुए आगजनी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आज पुलिस महाकाल क्षेत्र के होटलों में चेकिंग के नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह नगर निगम अमले के साथ पहुंचे। कई होटलों में फायर एनओसी नहीं होने पर उन्हें सील करने का आदेश भी दिया। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने तो हमेशा ही झूठ ही बोला है और आज तो प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलवा दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रीवा में कहा गया कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो गई है, तो ये बात गलत है, क्योंकि खुद मोदी सरकार ने संसदीय समिति में 2022 में चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी 15 और 2016 की तुलना में 9700
40 रुपए से घटकर 8,339 रह गई है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने NSO ने बताया कि देश में किसानों की औसत आय 27 रुपए प्रतिदिन और औसत कर्ज 74,000 रुपए हो गया है। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई, जिसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया। और इसके अलावा कृषि विरोधी क्रूर कानून, काले कानून ये लेके आए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर किसानों की लागत का 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा था। किसानों को कुल मिलाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ काम करती रही। और इसके अलावा बीते 4 सालों के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट का 78,533 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, इसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर थाना हीमपुर दीपा के मुबारकपुर कला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें CHC में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक IPS सट्टा शराब माफिया, अवैध मादक पदार्थ और भू माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके बाद बदरवास थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की। कुछ लोग स्कूल के पास IPL पर सट्टा खेल रहे थे और मोबाइल में ID बनाकर IPL सट्टा खिलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से लगभग 95,000 रुपए के सामान भी जब्त किए हैं। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके दूसरे एजेंटों के संबंध के बारे में पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में IPL सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किए गए थे निखिल जैन, सौरभ यादव और गोलू राठौर। वो पुनः नया मोबाइल खरीदकर नई गाड़ी तैयार कर लोगों से रुपए लेकर हार जीत कर दाव लगाकर सट्टा करा रहे हैं। उस सूचना पर से दबोचती गई तो आरोपी मुंबई बना पंजाब 11 किंग्स पर मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे। वो आरोपी के कब्जे से 20,000 रुपये नकद, 3 हैंडल नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 4 का दूध। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा कि ये कहना गलत है कि पद छोड़ने के बाद ही वो 2019 के पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि मलिक हमसे अलग होने के बाद आरोप लगा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल का बयान इस संदर्भ में आया है। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के सीकर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि मैंने इस मुद्दे को तब उठाया जब मैं सत्ता से बाहर था। उन्होंने कहा कि हमले के दिन उन्होंने इसे उठाया था। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा वाहनों के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी। हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे। 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है, वो 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए। फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैंड नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ,
इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका दो जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पर आप। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी 6 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। दरअसल आज बीजेपी पार्टी द्वारा संगठन की बूथ स्तरीय बैठक मुसालूर पंचायत में रखा गया था। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और संगठन के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के सामने कांग्रेस पार्टी और विधायक विक्रम मंडावी के भ्रष्टाचार, कमीशन और तानाशाही नीति से हताश और निराश होकर बीजेपी के कार्य और पूर्व मंत्री के व्यवहारशील से प्रभावित होकर 30 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज मुसालूर ग्राम पंचायत में जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे थे ऐसे कार्यकर्ता विधायक के कार्यशैली से नाखुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर और माननीय महेश गागड़ा जी का पिछले 10 वर्ष का जो नेतृत्व यहाँ था उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज 30 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपने स्वेच्छा से प्रवेश किए हैं। उन सब कार्यकर्ताओं का मेरा नाम असद तेलम है, मैं मुसालूर का रहने वाला हूँ। भाजपा प्रवेश करना मेरा यही कारण है, मैं 20 से 25 वर्ष तक क्या है आने वाले मतलब 10 साल से मैं कांग्रेस सरकार में रहकर काम कर रहा था। मैं किसी कारण की वस्तु पर वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार भूल गई है व्यवस्था का मकसद आखिर क्या था। शायद इस वजह से ही देश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के मुसलमानों के आरक्षण पर दिए बयान पर पलटवार किया। राज संस्था में 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, तीनों त्रिस्तरीय जो हमारा सिस्टम है, त्रिस्तरीय सिस्टम है, उसमें 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और इन 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों से करीब 15 लाख महिलाएं हैं। 45% चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हैं। जब राजीव गांधी ने ये संविधान संशोधन की कल्पना की थी और जो अधिनियम पारित हुआ, जो विधेयक पारित हुआ, जो अधिनियम बना, उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। जब राजीव गांधी जी ने जब वो संविधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे लोकसभा में अगस्त के महीने में 1989 में, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा लोकसभा टू विधानसभा कहते हैं, पर इस संविधान संशोधन से ये नजरिया बदलेगा और ये नजरिया होगा ग्राम सभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा। तो यही है महत्व आज का दिन का, इस संविधान संशोधन का, जो जिसके हम 30 साल आज बना रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपको, 2010 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब ये सवाल उठा कि हम पंचायतों को और मजबूत कैसे करें, इनको और सशक्त कैसे बनाएं, तो
16 में फरवरी के महीने में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी अधिनियम आपको याद होगा लागू होने लगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, पंचायती राज संस्था में। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के मुसलमानों के आरक्षण पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीसीई श्रेणी में जो आरक्षण मिल रहा है वे मुसलमानों में जात के आधार पर मिल रहा है। अमित शाह का ये कहना कि आरक्षण धन के आधार पर मिल रहा है, ये झूठ है। आखिर बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? मोदी सरकार 50% रिजर्वेशन को पार क्यों नहीं करती? ब्रेक करिए इस बैरियर को 50% के। आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो भारत की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे आप। जो भारत की आबादी का 80% हिस्सा है उनको 50% क्यों दे रहे आप? 50% ब्रेक करिए। बताइए कि आप रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं पूरे बैकवर्ड कम्युनिटीज को। आपकी मोहब्बत है ही नहीं उनसे। जब चुनाव आता तो आप बताए थे कि मोदी जी ओबीसी हैं। अरे भाई 50% की लिमिट को ब्रेक करिए, पार्लियामेंट में कानून बनाइए। आपके पास 300 एमपी हैं, ब्रेक करिए। हम डिमांड करते हैं 50% रिजर्वेशन को ब्रीच होना चाहिए। आप सेंसस की रिपोर्ट नहीं लाते ओबीसी की, डरते हैं आप देने के लिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि ओबीसी का सेंसस कितना है। और जब ओबीसी का सेंसस बढ़ के मालूम हो जाएगा तो आपका पॉलिटिकल पावर आपसे छीन लिया जाएगा। मोदी जी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर मिनिस्टर हैं तो अपर कास्ट के हैं। ओबीसी क्यों नहीं है बताइए? एससी क्यों नहीं है बताइए? आप जब खड़े होकर बोलते हैं एससी एसटी की, तो मिनिस्टर क्यों नहीं आपके? ज्यादा तो अपर कास्ट के लोग हैं मोदी जी कैबिनेट में। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस देश को इन चीजों की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है, आप नहीं करना चाह रहे हैं उस पर। हम कहां से कहां गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं तो कहां से कहां गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए। उसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते। एब्सोल्यूट राइट, फंडामेंटल राइट है ये संविधान में। आप कल्चर में नहीं छीन सकते मुझसे। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, चाहे मेरे शादी का तरीका हो, चाहे मेरा जो भी, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है 29 के तहत। आप कैसे छीनेंगे मुझसे? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप लव जिहाद के कानून बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो और आपको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हो। आप रिलीजियस कन्वर्जन के कानून को बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं और गुजरात में कोई अपना घर नहीं बेच सकता जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।